अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा। आइए आपको दिखाती हूँ कि आज वो कौन से खबरें हैं जिन पर हम सवाल उठाएंगे। भारतीय अटूट अंग का दावा टूट गया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने आर्टिकल 370 के तारीखी फैसले में मोहर लगा दी कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। बात करेंगे इस मामले पर सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब से। दो 2007 में पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इस्तिस्बाब राय से हटने पर तैयार था। मनमोहन सिंह के खुसूसी मुआविन सितंदर लांबा का दावा, क्या मुशर्रफ दौर में कोई ऐसा खुफिया मुआहिदा हुआ था? पूछेंगे उस वक्त के वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से। कल कोटली और आज हवेली बहादुर शाह, 2 दिनों में हुकूमत ने तवानाई के 2 बड़े मंसूबे लगा दिए, लेकिन बिजली लोड शेडिंग खत्म होने में भी अभी 2 साल बाकी। 5 साल की मुद्दत में इसे डिलीवरी तो नहीं कहते वज़ीर आज़म साहब। मुल्क की सलामती और दिफा पर इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास। चौधरी निसार तो हाजिर रहे, ख्वाजा आसिफ साहब नजर नहीं आए। वज़ीर आज़म साहब को कुछ तवानाई अपनी काबीना में भी लगानी पड़ेगी। और शहर इक़्तिदार में नून लीग और तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार के लिए झगड़ा। बल्दियाती इंतखाबात भी धांधली के इल्जाम से महफूज नहीं रहे। पीटीआई ने इस्लामाबाद की हल्का बंदियां चैलेंज कर दी। बात करेंगे इस पर तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब और नून लीग के तारिक फजल चौधरी साहब से। ये है आज की जी हिट्स। सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में, जिसके तहत मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हाई कोर्ट ने यह करार दिया है कि मकबूजा वादी भारत का अटूट अंग नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 370 क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी आपको आगाही दे दूं। ये एक ऐसा कानून है जो कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को एक खुद मुख्तार रियासत का स्पेशल स्टेटस देता है। और शेख अब्दुल्ला जो कि 1947 में उस वक्त मकबूजा वादी के वज़ीर आज़म बने थे, उन्होंने आर्टिकल 370 का ड्राफ्ट तैयार किया था। इस आर्टिकल के तहत जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है उसकी शहरियत मुख्तलिफ है, यानी कि वहाँ के जो रिहायशी हैं वो भारत के शहरी नहीं होते। इस तरह उनकी जायदाद, उनका मालो असबाब, उनके मकान, उनकी दुकानें, उस पर उनकी अपनी मिल्कियत होती है, उस पर रियासत की मिल्कियत होती है। भारत का उससे कोई लेना देना नहीं होता। और सबसे बढ़ के जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के शहरी हैं, उनके बुनियादी हुकूक जिसमें इंसानी हुकूक भी शामिल हैं, वो उनके अपने खुद मुख्तार कवानीन के तहत शामिल होते हैं। और इस तरह से जो भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करता है मकबूजा वादी में, उसका वादी के खुद मुख्तार कवानीन और आइन के तहत भारत को कोई हक हासिल नहीं है। और आलमी इंसानी हुकूक के तहत तो मुसल्लिमा है कि भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का कोई हक हासिल नहीं है। भारतीय सरकार ने, मोदी सरकार ने एक कोशिश की थी, नाकाम कोशिश, कि आर्टिकल 370 को निकाल दिया जाए, इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए पिटीशन गई, लेकिन इस पिटीशन को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और इस तरह से करार दे दिया कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर एक खुद मुख्तार एंटिटी है, खुद मुख्तार स्पेशल स्टेटस रखने वाली रियासत है। इस पर भारत का कोई हक नहीं है। भारत का अटूट अंग का दावा बिल्कुल ही टूट गया है। लेकिन इसके अलावा एक और आर्टिकल 35A, अभी उस पर बहस बाकी है। ये आर्टिकल है क्या, और आर्टिकल 370 को कायम रखने और मकबूजा जम्मू और कश्मीर का स्टेटस स्पेशल रखने, भारत से अलग रखने, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं मुस्तकबिल में मसला कश्मीर के हल के लिए, इसी पर बात को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, और ये फरमाइएगा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के आज के फैसले पर आप क्या कहेंगे? उसका हम खैर मकदम करते हैं। ये हमारी जद्दोजहद आज़ादी की तायीद है और इस हकीकत का इजहार है कि जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा खिता है जी। ये भारत में जम नहीं हुआ है, ये भारत का हिस्सा नहीं है
اور بھارت کا اس پر دعویٰ کہ یہ اٹوٹ انگ ہے وہ خود ان کی عدالت نے، ان کے ججوں نے مسترد کر دیا ہے، جی اور ہماری جدوجہد برحق اور مبنی بر صداقت ثابت ہو رہی ہے۔ درست۔ اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دے کر اس قضیے کو جو 68 سال سے لٹکتا چلا آ رہا ہے اس کا حتمی اور آخری فیصلہ ہو جائے۔ جی دفعہ 370 کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ صحیح ہے کہ یہ جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کی ایک زندہ شہادت ہے، جی اور اس کو کسی بھی طرح ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس میں کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے۔ لیکن سید صاحب آرٹیکل 35A اس کا فیصلہ بھی ابھی آنا باقی ہے۔ ہاں، اس کا فیصلہ بھی آئے گا، اور ہمیں امید ہے کہ وہ 370 کے بارے میں جو صورتحال اور فیصلہ سامنے آ گیا ہے وہ اس کا احترام کریں گے۔ سید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 370 پر فیصلے کے بعد بھارت کی سرکار پر کتنا پریشر پڑے گا مقبوضہ جموں و کشمیر کی خود مختار سٹیٹس کے لیے، انسانی حقوق کے احترام کے لیے اور پاکستان سے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سیاسی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، وہ 18 قراردادیں جو پاس ہو چکی ہیں جن پر بھارت نے اور پاکستان نے دستخط کیے ہیں، ان قراردادوں کو تسلیم کیا ہے، اور جموں کشمیر کے عوام گزشتہ 68 سال سے یہی مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کے 1,30,00,000 سے زیادہ عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس فیصلے سے بھی بھارت کی حکومت اور سیاسی قیادت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جی کہ وہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کر کے جموں کشمیر کے مسئلے کو اس کے تاریخی پس منظر کی روشنی میں اور جموں کشمیر کے عوام کی عظیم اور بے مثال قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جی اس مسئلے کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کو عملا کر اس کا حتمی فیصلہ کرنے میں مددگار بنے۔ اب سید صاحب آپ مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کر رہے ہیں تو اسی سلسلے میں آپ سے ایک سوال کرتی چلوں کہ ستندر لامبا جو کہ منموہن سنگھ کے معاون خصوصی تھے، انہوں نے ہندوستان ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 2007 میں کوئی خفیہ معاہدہ ہو رہا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس میں پاکستان تیار ہو گیا تھا کہ وہ UN کی قراردادوں اور استصواب رائے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس انٹرویو پر؟ دیکھیے، ہم نے بار بار اس حقیقت کو دہرایا ہے کہ ہم جموں کشمیر کے مسئلے کے بارے میں کوئی ایسا حل قبول نہیں کریں گے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے دائرے سے باہر ہو، جی اور جس میں جموں کشمیر کے عوام کو یہ حق نہ دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ جی اس کے بغیر ہم کوئی فیصلہ اور کوئی فارمولہ تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم یہ بات بھی واضح طور اور غیر مبہم انداز میں کہتے آ رہے ہیں کہ جموں کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے جی کہ وہ دو ملک مل بیٹھ کر اس کا حل کریں، درست۔ بلکہ یہ 1,30,00,000 جموں کشمیر کے باشندوں اور جموں کشمیر کے عوام کا مسئلہ ہے، اور ان کو جب تک اپنے فیصلے کا اور اپنے حق کے استعمال کا موقع نہ دیا جائے کوئی فیصلہ قبول نہیں کیا جائے گا درست۔ جو دو فریقی کی سطح پر کیا جائے۔ اچھا سید صاحب، یہ فرمائیے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے آپ کو ملاقات کی دعوت دی ہے، تو آپ ان کی ملاقات قبول کرتے ہوئے پاکستان تشریف لائیں گے؟ پاکستان کے وزیر اعظم نے ہمیں پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور ہمیں سیول ڈاکومنٹس نصیب ہو جائیں تو ہم ضرور انشاءاللہ پاکستان آنے کی دلی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو توقع کی جا سکتی ہے سید صاحب کہ اگر بھارت نے رخنہ نہیں ڈالا تو آپ اسی سال پاکستان تشریف لائیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ ہم دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ پاکستان آنا چاہتے ہیں، ٹھیک،
اور پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کے لیے آرزومند ہیں۔ ٹھیک، ہم پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو انسانی اور دینی رشتے کے بھائی بہن اور مائیں سمجھتے ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہوگی جب ہم پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کا موقع حاصل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سید علی گیلانی صاحب، سینئر حریت رہنما ہم سے بات کر رہے تھے۔ اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے مسئلہ کشمیر کے حل کے متعلق کہ کیا 2007 میں پرویز مشرف کے دور میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہو رہا تھا جس میں UN کے قراردادوں اور استصواب رائے کو پیچھے ہٹانے کی بات ہوئی تھی۔ یہ بات کریں گے بریک کے بعد، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کے معاون خصوصی تھے ستیندر لامبا۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے ہندوستان ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ 2007 میں پرویز مشرف صاحب خفیہ مذاکرات کر رہے تھے کچھ اراکین کی مدد سے جو کہ پاکستان اور بھارت سے شریک تھے، اور ان کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا تھا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے۔ اب وہ خفیہ معاہدہ یہ تھا ستیندر لامبا کے مطابق کہ پاکستان اقوام متحدہ کے قراردادوں اور استصواب رائے کے حق سے پیچھے ہٹنے کو یا دستبردار ہونے کو تیار ہے، اور اس کے بعد مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آگے بڑھا جائے گا، جس میں کچھ یہ بھی شامل تھا کہ مقبوضہ وادی جموں و کشمیر کو مکمل طور پر خود مختاری دے دی جائے۔ کیا مشرف دور میں 2007 میں ایسا کوئی خفیہ معاہدہ ہوا تھا؟ یہی سوال لے کر چلیں گے خورشید محمود قصوری صاحب کی طرف۔ آج خاص طور پر پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں اور مشرف دور میں 2007 میں وزیر خارجہ بھی تھے۔ السلام علیکم خورشید قصوری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ کیا کہیں گے، آپ ابھی بھارت کا دورہ بھی کر کے آئے ہیں، آپ نے ایک بہت بڑھیا کتاب بھی لکھی ہے۔ ستیندر لامبا کا یہ جو دعویٰ سامنے آیا ہے کہ 2007 میں کوئی خفیہ معاہدہ ہو گیا تھا جس میں پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں سے استصواب رائے سے ہٹنے پہ تیار ہو گیا تھا، سر ہوا تھا کوئی ایسا معاہدہ خفیہ؟ دیکھیے بات یہ اتنا خفیہ تھا کہ روزانہ میں ٹی وی میں بات کر رہا تھا، میں جا کے ہر بندے کو بتایا جا رہا تھا کہ ہماری بات چیت جاری ہے۔ اگر اس کو خفیہ کہا جاتا ہے، میں نے تو کتاب اس پہ لکھ دی ہے۔ جی خاک خفیہ تھا، میں نے تو کتاب لکھی ہے جس کے اندر آدھا 850 میں سے تقریباً 400 صفحے یا پونے 400 انڈیا پہ ہیں، اور کشمیر کے مسودے پہ، پاکستان آرمی کے رول پہ، آن پیس ود انڈیا، سارا کچھ لکھا ہے۔ جو بھی ہم نے فیصلہ کیا تب سب بورڈ پہ تھے، پاکستان آرمی، ISI، فورن آفس اینڈ دا پریزیڈنسی۔ ہاں خفیہ اس حد تک تھا کہ پبلک کو کانفیڈنس نہیں لیا۔ دیکھیے میں نے جو کتاب میں لکھا ہے نا اس میں ایک حرف ابھی تک چیلنج نہیں ہوا، لیکن میں رائٹ مانتا ہوں کہ جب انڈیا میں کو بات کرے گا تو ڈومیسٹک آڈینس کو آپریٹ کو ایڈریس کرے گا، کیونکہ انہوں نے انڈیا میں اس معاہدے کو بیچنا تھا، پبلک اوپینین کو ایکسیپٹیبل کرانا تھا۔ میرا جواب از ایز فالوز، اب آپ بالکل غور سے سن لیں۔ جی پاکستان کا اور انڈیا کا اور کشمیریوں کا سٹینڈ بالکل مختلف تھا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ ٹھیک، پاکستان انڈیا چاہتا ہے کہ تھا اور کہہ رہا تھا اور کہتا ہے کہ کشمیر کے بارڈر تبدیل نہیں ہوں گے۔ پاکستان کہہ رہا تھا ہم کسی صورت میں اسٹیٹس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور جب میں کشمیریوں سے چھپ کے ملا اور اوپنلی بھی ملا پاکستان میں، انڈیا میں اور تھرڈ کنٹریز میں چھپ کے کیوں مل رہا تھا؟ گڑبڑ کرانے کے لیے نہیں مل رہا تھا، کوئی سازش نہیں کر رہا تھا، میں اس لیے ان سے مل رہا تھا کہ مجھے پتا چلے کہ اگر ہم کوئی معاہدہ بھارت سے کریں جی تو اس کو وہ ریجیکٹ نہ کر دیں، کیونکہ اگر وہ ریجیکٹ کریں گے تو میرا خیال یہ تھا کہ پاکستان کے عوام اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، ایسے معاہدے کو جس کو کشمیری ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں ان سے مل رہا تھا۔ کیا معاہدہ کیا تھا؟ انڈیا کہتا تھا کہ جی بارڈر نہیں چینج ہوں گے، تو ہمارا جواب یہ تھا کہ بارڈر ہوگا ہی نہیں۔ سر اگر آپ مجھے انٹرپٹ ہم نے کہا کوئی بارڈر نہیں ہوگا، انہوں نے کہا بارڈر چینج نہیں ہوگا، ہم نے کہا پھر بارڈر رہے گا ہی نہیں۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا سارے کشمیر کے لوگ وداؤٹ پاسپورٹ ویزا ٹریول کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا یہ کہتا تھا وہ بارڈر نہیں تبدیل ہوگا، ہم کہیں گے بارڈر رہے گا ہی نہیں، it will be a line on the map with no requirement for visas and passports. So it depends on how you wish to۔ میں آپ کو بالکل پھر وہ plebiscite کا اور فلاں جو باتیں کر رہے ہیں نا، فوکس کس چیز پہ کرنا ہے کہ سیلف گورننس اور جوائنٹ میکنزم،
क्योंकि हम स्टेटस को मानने को नहीं तैयार थे। स्टेटस को का क्या मतलब होता है कि जो टेरिटरी आप है आप रखे, जो हमारी हम रखे, हजम कर जाएं। ये मसला इतना आसान नहीं है, इसमें कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स का मामला है। बिल्कुल, ये नहीं होता कि आप टेरिटरी अपनी रख ले, हम अपनी रख ले। पाकिस्तान अल्लाह के की बड़ा शुक्र है एक बड़ा मुल्क है, इंडिया के मुकाबले में लेकिन छोटा होगा। सर आपने जो अपनी किताब में फरमाया चाहिए। है, आपने जो अपनी किताब में फरमाया है सिकंदर लांबा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खुफिया मुआहिदा इन 2 शिकों की बुनियाद पर था या इन 2 पॉइंट्स की बुनियाद पर था। कोई चीज कॉन्ट्रडिक्ट नहीं की। मेरे साथ बैठे सतेंद्र लांबा, 5 दिन पहले मैं उनके साथ कसौली में था, खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में था। अगर वो मुझसे डिसएग्री कर रहे होते तो मेरी किताब के सिलसिले मुझसे बात ना करते। सर आपके मेरी बात समझने की कोशिश वापस आ जाने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू दिया है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके ऑडियंस को और आपको, ताकि आपके जरिए ऑडियंस समझ जाए। वो एक ये डील इंडिया में बेच रहे हैं, आप बात समझ गई ना? तो वो अल्फाज वो इस्तेमाल करेंगे। आपको तो यू आर अ ट्रेन्ड जर्नलिस्ट कि words can be made to mean anything. He has not contradicted a thing in my book while he was sitting next to me. अब जो उनके बॉस, लेकिन आपके वापस आने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया है, बात समझे, वो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अगर मैंने कोई गलत चीज लिखी है किताब में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्यों बैठते मेरे सामने? He attended my launch ceremony and do you know they all of them read my book. Dr. Manmohan Singh had read my book before he agreed. So all of them had read my book and I have stated what we had agreed to in the book. जिसका मतलब यह है कि अल्फाज जो मर्जी इस्तेमाल वो कर ले इंडियन ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए। मैंने जो लिखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ना तो मेरी बुक लॉन्च में आते हैं, ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जिन्होंने किताब पढ़ी है मुझे बुलाते उधर प्रेसिडेंट हाउस में जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुझे लंच पे बुलाते। कोई मेरी फेयर पॉइंट आप कह रहे हैं कि सतेंद्र लांबा आपके भारत से वापस आने के बाद अपने बयान को जरा सा डाइवर्ट कर रहे हैं, ट्विस्ट दे रहे हैं फॉर इंडियन ऑडियंस को बेच रहे हैं। वो जो एग्रीमेंट हुआ था, आप बात समझिए ना? जी। ये मैं उनको राइट देता हूँ, लेकिन वो डिनाई नहीं को कर सकता कि जो मैंने किताब में लिखा गलत लिखा। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि हम स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करते थे और उन्होंने डिनाई नहीं किया। मेरा ख्याल है अगर उन्होंने बयान दिया होगा उसमें ज्वाइंट मैकेनिज्म का जिक्र किया होगा, मेरा अंदाजा ही हो सकता है। ज्वाइंट मैकेनिज्म का जिक्र उन्होंने जरूर किया है, ज्वाइंट मैकेनिज्म का जिक्र किया है, लेकिन साथ वो 2 चीजें डिफरेंट कर रहे हैं आपकी बुक से। एक तो वो कह रहे हैं कि जी प्लेबिसाइट और यूएन की रेजोल्यूशंस पाकिस्तान इनसे हटने को तैयार था, और सेकेंडली बॉर्डर्स वही रहेंगे जो इंडिया चाहता है। ये 2 चीजें वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो भी ठीक है, हम चाहते हैं बॉर्डर रहेगा ही नहीं। आप बात समझिए ना मेरी जी, कि वीजा पासपोर्ट के बगैर ट्रैवल करेंगे। वो जो मर्जी कहे, मैं जो मर्जी कहूं। सवाल यह है कि मेरी किताब में जो लिखा है क्या किसी ने झुटलाया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नहीं झुटलाया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नहीं झुटलाया। सर फेयर पॉइंट। सर अब ये फरमा दीजिए, एक चीज सतेंद्र लांबा ने हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू में ये भी कही है कि जो उस वक्त मुआहिदा होने जा रहा था 2007 में, वो आज भी एप्लीकेबल है, और उससे बाद में आने वाली गवर्नमेंट्स गिलानी साहब की, नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने भी तस्लीम किया। तो सर ये एप्लीकेबल है? आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि आप हेडलाइंस बना सकती हैं। ये कितना बड़ी एडमिशन है। आपको पता है कि जब मैंने फॉरेन ऑफिस छोड़ा तो नवाज शरीफ साहब की ये पीपल पार्टी गवर्नमेंट कहती थी हमें तो कागज ही नहीं मिल रहा है, कोई है ही नहीं। फिर मियां साहब भी की गवर्नमेंट कहती थी हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। आज वो चीज उससे कह दी सतेंद्र लांबा साहब ने कि इन दोनों ने को पता था क्या था, दोनों बात कर रहे थे और साथ कह जा रहे थे हमें तो इल्म ही नहीं है। ये कहा है ना लांबा साहब ने, मैंने नहीं पढ़ा, अच्छा आपने मुझे बता दिया है। सर ये हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू दिया उन्होंने झुटला दिया ना, इनको भी झुटला दिया है क्या जरदारी साहब की गवर्नमेंट को, जो उनके सब कहते फिरते थे हमें नहीं पता। साथ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को भी उन्होंने झुटला दिया है कि ये उसी पे बातचीत करते हैं। मेरा दावा ये है, लिख लें, सुन लें, इसके अलावा हल ही कोई नहीं, सबको इसी में। और नरेंद्र मोदी के पास कोई ऑप्शन नहीं, he has to talk to पाकिस्तान गवर्नमेंट और इसी पे चलेगा। और मैंने जो 4.5 साल जाया नहीं किए, लिखे इसलिए है कि अब इस पे बहस शुरू हो। लिखने का क्या फायदा हुआ कि बहस शुरू हो गई है और एक बंदे ने नहीं कहा कि मैंने झूठ बोला है या मैंने गलत बयानी की है। क्योंकि मैं आपको आज दावे से कहता हूं कि अगर मैंने गलत बयानी की होती तो प्राइम मिनिस्टर भी ना आते, ना प्रेसिडेंट मुझे बुलाते, ना सतेंद्र लांबा मेरे साथ बैठते।
फेयर पॉइंट सर, और वाकई बहस शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आज की निशिस्त के लिए, टाइम देने के लिए। और बहस तो आज ये भी शुरू हुई है कि वज़ीर आज़म साहब जो 2 दिन में तवानाई के 2 बड़े मंसूबे लगा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि अभी 2 साल भी बाकी हैं बिजली की लोड शेडिंग खत्म होने में। इस पर बात करेंगे। और इस्लामाबाद में जो आज एक अहम तरीन बैठक रही, उसमें कौन सा अहम तरीन शख्स गैर हाजिर रहा, इन दोनों मामलात पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। और अब प्रोग्राम में बात करेंगे आज की मजीद 2 अहम खबरों के मुतालिक। आज हवेली बहादुर शाह वहाँ वज़ीर आज़म साहब ने एक और पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया, कल कोटली में भी किया था। मुसलसल 2 दिनों में तवानाई के 2 बड़े मंसूबों का आगाज किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि अगले 2 साल में भी लोड शेडिंग खत्म होने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। लोड शेडिंग खत्म करवानी है या कम से कम उस पर काबू पाना है तो 2 साल यानी कि 2018 तक का इंतजार किया जाए। इसके अलावा एक और अहम खबर इस्लामाबाद से आई, जहां पर मुल्क की सलामती और मुल्क के दिफा पर अहम तरीन इजलास हुआ। वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत आर्मी चीफ उसमें शरीक थे, DGISI उसमें शरीक थे, वफाकी काबीना के तमाम अहम अराकीन उसमें शरीक थे, चौधरी निसार साहब उसमें हाजिर थे। लेकिन मुल्क की दिफा पर होने वाले इस अहम तरीन इजलास में से वज़ीर दिफा साहब कहीं नजर नहीं आए। चौधरी निसार साहब इस इजलास में मौजूद थे, तो वज़ीर आज़म साहब जहां तवानाई के इतने बड़े बड़े मंसूबे लगा रहे हैं, वहां थोड़ी सी कोशिश ये भी करें कि थोड़ी सी तवानाई अपनी काबीना में भी लगा दें और वहाँ जो झगड़े हैं उनको ख़त्म करने में थोड़ी सी अपनी तवानाई सर्व कर दें। लेकिन बहरहाल ये माजरा क्या है, इन दोनों खबरों पर बात करने के लिए चलेंगे इस्लामाबाद। वहाँ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और एक्सप्रेस न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये समझाएं कि 2 दिन में तवानाई के 2 बड़े मंसूबे लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि 2 साल में भी लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही। फिर मीडिया से तवक्को की जाती है कि इसको हम डिलीवरी कहें। 5 साल में भी अगर आप लोड शेडिंग खत्म नहीं कर रहे तो ये डिलीवरी तो नहीं है। बेसिकली इसको आप 2 तो मंसूबे हो गए, और इस मंसूबों के संगे बुनियाद से पहले आप चली जाएं 2 दिन और पहले, जब कैबिनेट की तवानाई की कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें ये फैसला हुआ कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के जो MD थे महमूद साहब, उनको हटाने का बेसिकली फैसला कर लिया गया वहाँ पर, क्योंकि वो ये क्लियर नहीं कर सके थे कि ये प्रोजेक्ट चलाने में प्रॉब्लम्स क्या थे, ताकि आपको और हमारे नाजरीन को सही बात पूरी तरह समझ आ सके कि प्राइम मिनिस्टर क्यों इफ्तिताह कर रहे हैं जल्दी, और वो मीटिंग्स, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग जो सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर किसी भी सब कमेटी की करते हैं वो एनर्जी की है, चूँकि इनका वादा भी यही है और इनका इलेक्शन जो आइंदा होगा वो इसी पर डिपेंड करेगा कि ये वादा इनका पूरा होता है या नहीं। वो जो कह रहे थे वज़ीर आज़म की टेंशन होती है इस्लामाबाद के माहौल में, तो बेसिकली वो टेंशन वही वादे हैं, तो जिसकी बुनियाद पे ये प्रोजेक्ट उन्होंने खड़े भी किए हैं और खड़े करने के लिए कुछ की इफ्तिताह कर रहे हैं, संगे बुनियाद रख रहे हैं। और अब जो मैं बता रहा था नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की, कि उसमें 425 मेगावाट का जो इशू है, बहरहाल सेक्रेटरी यूनुस ढागा जो वाटर एंड पावर के सेक्रेटरी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से वादा किया है कि अगले 3 हफ्तों में हम उसको फुल कैपेसिटी पे चला भी देंगे, क्योंकि अफरादी कुव्वत की कुछ ट्रेनिंग करा रहे हैं वो फौरी तौर पर। और उसमें चूंकि जो हर्डल्स थी वो महमूद साहब की जो स्टाइल था वर्किंग का और यूनुस ढागा का, वो आपस में टकराव था। हम उस पर बात नहीं कर रहे जो शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ का मामला है, वो एक सियासी इशू था। ये टेक्निकल बुनियादों पे कि उसमें चूंकि इनको बद इंतजामी नजर आई, इसमें जो मसला था कि वो पैसों का मामला या कोई चीज़ अभी तक इब्तदाई तौर पे प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं आई। तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर को NA 122 का रिजल्ट भी मिल गया, क्योंकि उनको पता है कि लाहौर में अगर वो जीत गए हैं तो हारने वाले भी पीछे नहीं हटे हैं, वो बिल्कुल साथ की साथ उनके चल रहे हैं, और वही मुकाबला इन दोनों में मौजूद है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जहां ये एनर्जी की मीटिंग्स कर रहे हैं कि कोल पावर के भी आ जाएं और ये दूसरे पावर प्लांट्स भी आ जाएं, तो उनके लिए ये जिंदगी मौत सियासी जो बनती है वो यही है कि वो रिजल्ट पूरा करेंगे। क्योंकि पीपल्स पार्टी के गले में भी यही चीज आई कि वो कहते रहे, पहले उन्होंने 3 साल दे दिए और फिर एंड पे जब उनको 5 साल पूरे मिल गए, तो आमिर राना साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो धड़ाधड़ मंसूबे लगाए जा रहे हैं तवानाई के, ये 2018 की कैंपेन शुरू हो चुकी है नून लीग की।
देखिए, उनको पता है कि अब 2015 है, अब अगर ये मंसूबे शुरू होंगे और इसके बाद ही ये किसी तरफ जाके किसी करवट लेंगे, क्योंकि 2 साल तो लगेंगे पावर प्लांट्स को लगते हुए भी, और जो हाइडल होंगे उनमें तो ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन चूंकि मैं आपको एक खबर यहां पे दूं, जो तवानाई कमेटी की मीटिंग भी थी और उसमें इन्होंने ये वादा ले लिया सेक्रेटरी पेट्रोलियम से भी और मिनिस्टर से भी कि मार्च में इन्हें गैस के इजाफी कुछ मिलेगी, जिससे गुद्दू पावर 700 मेगावाट इजाफी देगा। चूंकि हुआ ये है कि एक तरफ इनकी खुशकिस्मती है कि 1 साल से जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं वो कम हुई हैं, तो उसकी वजह से एनर्जी में ये इजाफा करने में कामयाब हो गए कि जो महंगे पावर प्लांट्स थे कुछ उनको भी चला लिया, कुछ जो बेचा जा रहा था पिछले पीपल्स पार्टी के दौर में कि ऑयल लिया जा रहा है लेकिन यूज नहीं हो रहा था, तो वो सब चीजें मिला के इन्होंने इसको 6 घंटे पे लाए। प्राइम मिनिस्टर के सामने बहरहाल दावा यह किया गया है कि अगला गर्मी का सीजन 6 घंटे से कम होकर शहरों में 1-2 घंटे और कम होगा, और इसी तरह जो 8 घंटे देहात में ये कर रहे हैं, 9 घंटे कर रहे हैं, उसको भी कम कर देंगे अगर ये 700 मेगावाट इजाफी हो गए बगैर पावर प्लांट नए प्राइम मिनिस्टर से कमिटमेंट हो गई है। दिपुर के 425 ऐड हो जाएंगे, हाँ। और 700 मेगावाट ये गुद्दू से देंगे, हाँ। कि वहां से आ जाएंगे, क्योंकि गैस पे उस पावर प्लांट को ये चलाएंगे। तो अपना हिसाब किताब कर रहे हैं, चूंकि एक तरफ वो प्राइम मिनिस्टर को सेक्रेटरी वाटर एंड पावर मुतमईन कर चुके हैं कि मैं बिजली की लोड शेडिंग जो शेड्यूल तय होगा उसके मुताबिक होगी, और प्राइस भी कम करेंगे। जैसे कुछ माह से फिर वो बिल में आ जाता है, फ्यूल एडजस्टमेंट में लोगों को कुछ पैसे वापस हो जाते हैं, क्योंकि ये बहरहाल लक भी है इनकी, और मैनेजमेंट इन्होंने ये कर ली है कि अब तेल बिकने की बजाय जब सस्ता हुआ है तो वो पावर प्लांट्स के अंदर यूज हो रहा है, मार्केट में चोरी नहीं हो रही, उसको बहुत ज्यादा इन्होंने रोका भी है। इसीलिए आज हवेली बहादुर शाह में वजीर आजम साहब यूनुस ढागा साहब की तारीफ भी कर रहे थे। अच्छा, ये तवानाई मंसूबों की बात तो होगी आमिर राना साहब, लेकिन थोड़ी सी तवानाई वजीर आजम साहब को अपनी काबीना में लगाने की भी जरूरत है। काबीना के जो अंदरूनी मामलात हैं, जो लड़ाई है वुज़रा की, वो काफी डिस्टर्ब कर रही है। आज मुल्क की सलामती, मुल्क की दिफा पर अहम तरीन इजलास होता है, चौधरी निसार तो नजर आते हैं लेकिन वज़ीर दिफा साहब नजर नहीं आते हमें। इसमें 2 चीजें हैं। पहला तो यह है कि वजीर दिफा का जो इशू है वो वजीर दिफा की हैसियत से ही गुज़श्ता रात चाइना चले गए, जहां कोई डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है और मुख्तलिफ ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर्स आ रहे हैं, और वो वजीर आजम को वाशिंगटन में डायरेक्ट वहीं पे ज्वाइन करेंगे। चाइना से निकलेंगे और सीधे वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे, जहां वजीर आजम दौरे पे जा रहे हैं। तो पहली तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इसकी वजह ख्वाजा आसिफ के ना होने की वहां पे ये थी। और फिर चौधरी निसार ने प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने कहा कि मैंने जहां अपनी तैयारी की, आज सारा दिन लगा के अपने इंटरनल सिक्योरिटी के जो इदारे थे सारों से, क्योंकि उनकी वहां पे अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बड़ी अहम मीटिंग होनी है, तो साथ ही वजीर आजम के साथ भी जो आर्मी चीफ वाली मीटिंग थी उसमें भी शिरकत की थी। तो वो मैं आपको इसमें ये नई चीज ये बताऊंगा कि बेसिकली चूंकि अमेरिका की तरफ से डिमांड्स आ रही हैं 9/11 के बाद जो हमारा अरेंजमेंट हुआ था मुशर्रफ दौर में, अब वो एक नए इरा में दाखिल होगा। वो कैसे होगा, अफगानिस्तान के अंदर अमन कैसे आएगा, उनके कुछ तहफुजात हैं, उनके कुछ मुफादात हैं अपने, और इसी तरह पाकिस्तान के अपने तहफुजात हैं, पाकिस्तान के मुफादात हैं। तो उसकी तैयारी मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप मिलकर कर रही है। गुज़श्ता हफ्ते एक मीटिंग हुई थी, वो भी बड़ी लंबी मीटिंग थी, आज भी 4 घंटे के करीब ये आज एक सेशन था, जो बेसिकली वाशिंगटन डीसी के मीटिंग की तैयारी थी कि वहां पे हमसे क्या बात हो सकती है और हमें क्या करनी है, ताकि सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक बात करे जो है कि हम तालिबान उसमें अच्छे और बुरे की तमीज नहीं कर रहे, बल्कि अमली तौर पे हमने सबूत भी दिए हैं। कहीं अमेरिका रिकॉग्नाइज करता है, कहीं प्रेशर डालता है, अहम तरीन मीटिंग जिसमें इतना अहम एजेंडा तय होना है, वजीर दिफा साहब की कमी महसूस नहीं हुई होगी? मेरा ख्याल है कि आपको और हमें पता है कि वजीर दिफा की एक सिंबॉलिक हैसियत होती है पाकिस्तान जैसे ममालिक में, जहां मिलिट्री क़यादत बराह रास्त बैठ के सिविल क़यादत के साथ बात करती है, तो उसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। मैंने इसीलिए कहा कि इंटरनल मामलात पे जैसे चौधरी निसार हैं, उनके साथ अमेरिकन को भी पता है कि इंटरनल सिक्योरिटी पे उनकी ग्रिप क्या है, मिलिट्री के साथ किसके कैसे ताल्लुकात हैं, तो वो मैटर करते हैं, वो मौजूद थे, तो उनकी सिंबॉलिक हैसियत होगी, वो वहां मौजूद होंगे। चूंकि एक विजिट ये है और इसके बाद आर्मी चीफ ने भी अमेरिका जाना है, तो दोनों चीजों पर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है और मिलिट्री की क़यादत है वो बाहम मिलकर फैसले कर रहे हैं, ताकि जो बात मुल्की सलामती की है उसके ऊपर जग ईसाई दुनिया में बाद में ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी एक्सप्रेस न्यूज के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ, हमसे बात कर रहे थे। और अब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम शहर इक़्तिदार की एक और खबर पे बात करेंगे कि वहां इक़्तिदार के लिए नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नया झगड़ा शुरू हो गया है इस्लामाबाद के बल्दियाती हल्का बंदियों को लेकर। इस पर बात करेंगे असद उमर और तारिक फजल चौधरी साहब से। ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। तख्त लाहौर के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान लगता है कि शहर इक्तदार इस्लामाबाद की जंग शुरू हो गई है कि शहर इक्तदार में कौन इक्तदार हासिल करेगा। अगरचे फेडरल लेवल पर नून लीग की हुकूमत है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे बल्दियाती इंतखाबात जो होने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग को टफ टाइम देने का इरादा रखती है और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की हल्का बंदियां चैलेंज कर दी हैं, जो कि नई हल्का बंदियां हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देने के लिए असद उमर साहब सीनियर रहनुमा हैं, वो मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा और MNA तारिक फजल चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पर। वालेकुम अस्सलाम वरीदा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी आज प्रोग्राम में। सर ये बता दीजिए कि ये झगड़ा क्या है इस्लामाबाद की हल्का बंदियों का बल्दियाती? देखिए वरीदा, मैं आपके लिए और मैं अपने नाज़रीन के लिए वाज़ेह कर दूं कि जितनी भी इस्लामाबाद की हल्का बंदियां हैं इसके हवाले से दो चीज़ें इस वक्त हैं। पहली बात यह है कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो ज़ाहिर है फेडरल कैपिटल एरिया है, जिला है, इसमें इससे पहले बल्दियाती इंतखाबात इतने बड़े पैमाने पे कभी भी नहीं हुए जी। इस्लामाबाद में जब भी इलेक्शन हुए हैं इस्लामाबाद के रूरल एरियाज में हुए हैं, इस्लामाबाद शहर में नहीं हुए, एरिया में, अर्बन एरिया में कभी नहीं हुए जी। अब इसमें जो कवानीन है वो बड़े वाजे हैं। वो ये है कि पूरे इस्लामाबाद के अंदर कितनी यूनियन काउंसिल्स होंगी, इस बात का तायुन वफाकी हुकूमत ने करना है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना है। ठीक। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपने एक नोटिफिकेशन के जरिए इस्लामाबाद में 50 यूनियन काउंसिल्स का नोटिफिकेशन किया है। अब उन यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियां क्या होंगी, वो उनकी जो लिमिटेशंस हैं वो क्या होंगी, ये जो तायुन है ये इलेक्शन कमीशन ने करना है जी। अब आप सब जानते हैं इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है और वो ज़ाहिर है किसी भी पार्टी के असर रसूख से बालातर है। इस्लामाबाद की 50 यूनियन काउंसिल्स की जो हल्का बंदियां हैं वो इलेक्शन कमीशन ने की हैं और वो ज़ाहिर है पहले उनकी ऐलान हुआ, उसके बाद उस पर जो जिन लोगों के एतराज़ात थे लोगों ने अपने एतराज़ात फाइल किए जी। और जहां पे लोगों के एतराज़ात वैलिड थे वो एक्सेप्ट भी किए गए। अब उसके बाद जो फाइनल नोटिफिकेशन था हल्का बंदियों का वो जारी हो चुका है। ठीक। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मादरत से मैं ये कहूंगा कि अब रोना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी निशान बन चुका है। आपने NA 1 to 2 में भी देखा कि वो पूरे पाकिस्तान को चौक किया, धरने दिए, मुल्क बंद किया, शहर बंद किए, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, सियासत में एक नया ट्रेंड मतलब उन्होंने शुरू किया, वज़ादारी की सियासत का खात्मा हुआ, किन किन लोगों को कौन सा इदारा जिसको उन्होंने बख्शा और उसके बाद निकला क्या, खुदा पहाड़ निकला चुहा। NA 1 to 2 का रिजल्ट आपने देखा, फौज की निगरानी में इलेक्शन हुए और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम पाकिस्तान का मीडिया, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इदारे सारे मुल्क में मौजूद थे। किसी ने ये नहीं कहा कि एक वोट भी कोई जाली पड़ा। नहीं सर, खैर चूहा तो चूहा तो नहीं निकला, शेर के अच्छे खासे करीब आ गए PTI वाले लाहौर में। नहीं, करीब जरूर आए हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी एक लाइन में ये भी वाजे कर दूं कि लाहौर के कौमी असेंबली के 10 हल्कों में से ये हमारा सबसे वो हल्का था जिसमें टाइट कंपटीशन था 2013 के इलेक्शन। ठीक है लाहौर से अभी चूंकि हम लाहौर की डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी हम इस्लामाबाद की डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि पहले 79 यूनियन काउंसिल्स का नोटिफिकेशन हुआ था, फिर वो 50 का क्यों हो गया सर? देखिए, जो 79 यूनियन काउंसिल्स का नोटिफिकेशन था वो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसके तहत हमारे इस्लामाबाद का जो इलेक्शन शेड्यूल था वो सारा सस्पेंड हो गया था और वो स्क्रैप हो गया था जी। उसके बाद जो वफाकी हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, यकीनन कुछ सेंसस ब्लॉक है इस्लामाबाद की जो इससे पहले मर्दमशुमारी हो चुकी है, अभी होना, मैं समझता हूँ कि असल मर्दमशुमारी तो अभी हो रही है और वो उसके बाद ही सही पता चलेगा कि इस्लामाबाद की आबादी कितनी है जी। बहरहाल ये प्रोरोगेटिव जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का है कि वो इस बात का तायुन करे कि कितनी यूनियन काउंसिल्स होनी है, लेकिन हल्का बंदियां हमारा प्रोरोगेटिव नहीं है, हुकूमत का प्रोरोगेटिव नहीं है। अब ये जो एतराज कर रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर कर रहे हैं, ये वफाकी हुकूमत पे, वजारत दाखिला पे एतराज नहीं कर रहे, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज कर रहे हैं। बहरहाल ये उनका राइट है, वो अदालत में गए हैं, अदालत ने फैसला करना है और अगर अदालत ये समझती है कि हल्का बंदियां सही नहीं हुई तो यकीनन दोबारा उनके पास मौका होगा। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के ढीले बहानों से इलेक्शन से भागना, इलेक्शन से दौड़ना, ये इनका वतीरा बन चुका है। मैं ये समझता हूँ कि मैदान में आना चाहिए
اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ لیول کی پالیٹکس میں بہت مقبول ہے تو انہیں میدان میں آ کے مقابلہ کرنا چاہیے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یونین کاؤنسل، سر پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہے حلقہ بندیوں کو بھی، اور اس میں جو 79 سے 50 یو سیز ہوئی ہیں ان کو بھی چیلنج، ظاہر ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثوابدید ہے وفاقی حکومت کی کہ وہ جتنی یو سیز چاہے بنا دے، لیکن کوئی اس کا فارمولا، کوئی اس کا سٹیٹس، کوئی اس کا پیرامیٹر تو ہوتا ہوگا. اس کا پیرامیٹر جو اس سے پہلے مردم شماری ہو چکی ہے یا ہمارے جو اس سے پہلے الیکشنز ہو چکے ہیں ان کے سینسس بلاک ہیں کہ اسلام آباد کی آبادی کتنی ہے اور انہیں کس لیول کے اوپر ڈیوائیڈ کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر 79 یونین کاؤنسلز بنی تھیں جی اس کا فارمولا یہ ہوگا کہ اسلام آباد میں یونین کاؤنسلز میں کم از کم جو آبادی ہے وہ 15,000 ہونی چاہیے فی یونین کاؤنسل. جی اگر وہی نوٹیفیکیشن 50 یونین کاؤنسلز کا ہوا ہے تو اس میں فرق یہ ہوگا کہ اب اسلام آباد میں یونین کاؤنسلز ہیں ان کی کم سے کم آبادی 25,000 ہونی چاہیے. سر یہ 15,000 سے 25,000 کا جو فرق ہے یہ ووٹر لسٹ پہ بہت کاؤنٹ کر رہا ہے، اور تحفظات یہ ہیں کہ جس یونین کاؤنسل میں آپ کے ووٹرز یا آپ کے حامی زیادہ ہیں آپ نے ان یوسیز کو اکٹھا کر دیا، اس لیے وہ 79 سے 50 ہو گئی ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یونین کاؤنسلز بنائیں. ٹھیک، دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، ایک یونین کاؤنسل 15,000 ووٹرز پہ مشتمل ہوگی یا ایک یونین کاؤنسل 25,000 ووٹرز پہ مشتمل ہوگی. بالکل یہ ٹھیک. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی دھاندلی کا یا ریگنگ کا ایلیمنٹ ہو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کہہ رہی ہیں پروگرام کا موضوع نہیں ہے لیکن صرف میں مثال دے رہا ہوں جی کہ اگر میں یہ کہوں جناب کہ میرے حلقے سے 10,000 ووٹرز منتقل ہو گئے ہیں دوسرے حلقے میں، ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ میرے ووٹرز ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، کس جماعت کے ہیں. لہٰذا 15,000 پہ مشتمل یونین کاؤنسل یا 25,000 پہ مشتمل یونین کاؤنسل، اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. ڈی لمیٹیشن الیکشن کمیشن نے کی ہیں، اس میں ہماری حکومت کا، وزارت داخلہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن یہ ان کا رائٹ ہے. اگر انہوں نے چیلنج کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا رائٹ ہے. لیٹس سی. اور ڈی لمیٹیشن الیکشن کمیشن پر ہی اعتراض ہے، اسی کو ہی فریق بنایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر پاکستان تحریک انصاف کتنے مضبوط، کتنے سٹرونگ اعتراضات کرتی رہی ہے، اور یہ بھی اعتراض کرتی رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کہیں نہ کہیں آپ کو فیور کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں انہیں عملی سیاست میں، پارلیمانی سیاست میں شکست کا سامنا ہوتا ہے، یہ عوام کی عدالت ہوتی ہے. اس میں الیکشن کمیشن کا کوئی قصور نہیں. بالکل اسی طرح جس طرح لاہور میں ہم نے فوری طور پہ عوامی عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا اسپیکر صاحب کی نشست پہ، اور عوام نے دوبارہ اپنا فیصلہ دیا، دوبارہ ہمارے اوپر اللہ کے فضل سے اعتماد کا اظہار کیا. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ بھی الیکشن میں اپنے ریزلٹس، اسد عمر صاحب نے ابھی گئے ہیں وہاں پہ عدالت میں، جی انہیں چاہیے یہ کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق آئیں اور الیکشن لڑیں، بجائے اس کے کہ وہ عدالتوں کا سہارا لیں اور عدالتوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ان کی فیور میں نہیں ہیں یا ان کے اوپوننٹ کی فیور میں جا رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ کس طرح سے الیکشن لڑیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب یہ حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن نے فائنل کر دیں تو اس کے بعد باقاعدہ موقع دیا گیا پبلک کو، پارٹیز کو، امیدواروں کو کہ اگر کسی جگہ انہیں اعتراض ہے جی تو وہ اعتراضات داخل کریں، اور وہ اعتراضات جہاں پہ واقعی جینوئن اعتراضات تھے وہ ایکسیپٹ بھی کیے گئے. وہ ایسا نہیں تھا کہ برائے نام تھے. اگر تحریک انصاف کو اس میں کوئی اعتراض تھا تو وہ یقیناً اس موقع سے بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا، اور لوگوں نے اعتراضات داخل کیے اور حلقہ بندیاں تبدیل ہوئی. اس بات کا ریکارڈ یقیناً اسلام آباد میں موجود ہے. اب فائنل ہونے کے بعد عدالت میں جانا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے بھاگنا چاہتی. عملی سیاست، گراؤنڈ ریالٹی کی سیاست یا جو اسٹریٹ پالیٹکس ہوتی ہے، بلدیات جو ہے، یہ بالکل گلی محلے کی سیاست ہے. نیشنل اسمبلی کی سیاست بھی گلی محلے کی ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل گلی محلے کی سیاست ہے. اب اسلام آباد میں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں الجھ کے کہیں 30 نومبر تاریخ ہے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کی، وہ ڈیلے ہو جائے گی یا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ تو عدالت پہ غریزہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالت اگر سمجھتی ہے کہ حلقہ بندیوں میں واقعی کوئی جینوئن اعتراضات ہیں تو جو عدالت کا فیصلہ ہوگا یقیناً الیکشن کمیشن بھی اور ہم بھی اسے ایکسیپٹ کریں گے. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عدالتوں کا سہارا لینے کی بجائے عملی طور پہ اس الیکشن میں حصہ لے اور دیکھے کہ اس کی کیا عوامی مقبولیت کیا ہے. اور خاص طور پہ ہر الیکشن کے بعد رونا، دھاندلی کے الزامات لگانا، ملک اور قوم کا وقت ضائع کرنا. ٹھیک، ایک آخری سوال، یہ جو پاکستان تحریک انصاف عدالت میں گئی ہے، اس درخواست میں کیا نون لیگ فریق بننا چاہے گی؟ اگر عدالت نے ہمیں طلب کیا تو ہم ضرور جائیں گے.
ठीक। लेकिन अगर सिर्फ अदालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ सुन के कोई फैसला करना चाहेगी तो यकीनन हम इसके अंदर आज खुद पार्टी नहीं बनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब इस्लामाबाद से MNA नून लीग के हमसे बात कर रहे थे, और इस्लामाबाद के बल्दियाती हल्का बंदियां, उसका झगड़ा क्या है नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, उस पर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कमिटमेंट थी हमसे लेकिन प्रोग्राम के दौरान फ़ोन रिसीव नहीं कर सके, सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखने से माजरत। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। कल की खबरों के साथ, इशूज़ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब न्यूज हासिल करें अपने मोबाइल पर और रहें अपडेटेड कहीं भी किसी भी वक्त अपने फोन